उठ जाइए सभी बच्चे और जल्दी से इस सेशन में ज्वाइन हो जाइए। ये जो सुबह का बेला है और इसमें आप उठकर कुछ भी काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों से आपको आगे ले जाएगा। तो चलते हैं, ये जो पहला आज का टॉपिक है उसकी तरफ। आपको पता है कि हम ये करंट का सेशन सुबह 6 बजे कर रहे हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग ये सेशन होता है। रात को 8 बजे जो जीएस की क्लास होती है, और ये दोनों क्लासेस जो है पेड क्लासेस है। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो इस क्लास में जुड़ सकता है और इसका एंजॉय ले सकता है। चलते हैं, जो पहला टॉपिक है आज का उसकी तरफ, जोगिंदर नगर गुरुद्वारा की नींव। तो कुछ एक चीज़ें जो है आपको यहाँ से याद रखनी है और ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि जो जोगिंदर नगर है वो मंडी में स्थित है। कहाँ पर है? मंडी में। तो अगर मंडी की बातचीत करें तो जोगिंदर नगर कहाँ पर देखने को मिलेगा? मंडी को में देखने को मिलेगा। मंडी में देखने के साथ साथ ही जब भी मैं मंडी की बातचीत करूं तो मंडी के कुछ एक जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। मंडी के कुछ एक नाम जो है, मंडी की बातचीत करूं तो आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं। कुछ एक नाम जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं बातचीत करूं, तिप्ती नाम इसका जोहार है। तिप्ती जो नाम है वो इसका जोहार है। इसके अलावा इसे हिमाचल की काशी कहा जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। इसे छोटी काशी कहा जाता है, इसे हिमाचल का बनारस कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है। मंडी जो है पुराने हिमाचल का हिस्सा हुआ करता था। मंडी किसका हिस्सा था? जो मंडी था वो पुराने हिमाचल का हिस्सा हुआ करता था। मंडी पुराने हिमाचल का हिस्सा हुआ करता था। अगर हम बातचीत करें तो ये क्या था? पुराने हिमाचल का हिस्सा हुआ करता था। मंडी की बातचीत चली है। किसकी बातचीत चली है? मंडी की बातचीत चली है। और मंडी जो है ब्यास नदी के आस पड़ोस में। किस नदी के आस पड़ोस में है? ब्यास के आस पड़ोस में। ब्यास, इसको अच्छे से याद रखना। अगर हम दूसरी बातचीत करें तो जो हमारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है सबसे बड़ा, तो वो मंडी है। ठीक है, वो मंडी है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अब जो सॉरी आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। तो जोगिंदर नगर गुरुद्वारा की नींव किसने रखी? पहले तो अगर जोगिंदर नगर की बातचीत की जाए तो जोगिंदर नगर को आप 3-4 तरीकों से याद रख सकते हैं। जोगिंदर नगर जो है उसको 3-4 तरीकों से याद रखना। जोगिंदर नगर जो है धौलाधर पर्वत श्रृंखला के अधीन है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला के अधीन है। यहाँ पर शानन प्रोजेक्ट भी है। शानन प्रोजेक्ट भी है। इसी प्रोजेक्ट को उल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि शानन प्रोजेक्ट को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका रोल क्या रहा और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस देश के थे। तो आइए चलते हैं, जो ये आगे का आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। जोगिंदर नगर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो एक गुरुद्वारा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारा की जो नींव रखी है एक अंग्रेज है। और अंग्रेज का नाम अगर यहाँ पर देखेंगे आप गौर से तो कर्नल वीसी बेटी है। ये कर्नल जो है, कर्नल वीसी जो बेटी है, वीसी बेटी जो बेटी है, इन्होंने ही क्या किया था? शानन प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। ब्रिटिशर है और ब्रिटिशर होने के साथ साथ ही ये जो व्यक्ति है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शानन प्रोजेक्ट की भी नींव रखी और शानन प्रोजेक्ट की नींव के साथ साथ ही एक गुरुद्वारा की भी नींव रखी। और ये गुरुद्वारा कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको सुंदरनगर में देखने को मिलेगा। अगर हम बातचीत करें तो इस गुरुद्वारा की जब भी बातचीत आएगी तो गुरुद्वारा जो है गुरु नानक देव जी को समर्पित है। यहाँ पर आप देखिए, मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ, कर्नल बेटी जी साहब जो है गुरु नानक देव को ये गुरुद्वारा समर्पित करते हैं। घटना 1927 के आस पड़ोस में की है। और 2-3 चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। जो अगर हम जोगिंदर नगर और पठानकोट रेलवे की बातचीत करें तो उसका जो आगमन हुआ है वो कर्नल बेटी के प्रयासों से हुआ है। जोगिंदर नगर और पठानकोट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा जो नैरो ब्रॉडगेज है।
तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कोई बता सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कितनी लंबाई है? जो ये जोगिंदरनगर पठानकोट जो रेलवे ब्रॉडगेज है, सॉरी नैरो गेज है, ब्रॉडगेज नहीं बोलेंगे। तो इसकी नींव रखने वाले जो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी है वो कौन है? कर्नल BC बेटी जी है। इन्होंने ही शानन प्रोजेक्ट की नींव भी रखी थी। तो ध्यान से देखिए आगे जो है, यहाँ पर ये गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा जो है किसको समर्पित है आपको अच्छे से पता चल गया। और इस गुरुद्वारा में जो व्यक्ति जाते हैं वो सभी धर्मों के व्यक्ति जाते हैं। जोगिंदरनगर का जो गुरुद्वारा है वहाँ की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के अधीन क्या है? ये गुरुद्वारा। यहाँ पर लिखा है जोगिंदरनगर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके अधीन ही। और इस कमेटी का जो गठन किया गया है लगभग 2001 में किया गया। और वहाँ के जो गुरुद्वारा कमेटी के मतलब जो इस गुरुद्वारा का जीर्णोद्धार करवाते हैं, तो बाबा जगजीत सिंह जी बताते हैं कि ये जो गुरुद्वारा है इसकी अपने आप में ही क्या है? यूनिक इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? तो बोलते हैं ये भाईचारे का प्रतीक है। ये क्या है? भाईचारे का प्रतीक है। और भाईचारे का प्रतीक होने के साथ साथ ही यहाँ पर सभी धर्मों के लोग क्या करते हैं? आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर हर वर्ष मेले लगते हैं। और मेले जो लगेंगे वो मेले जो होते हैं किन किन सिख गुरुओं को याद किया जाता है, गुरु नानक देव को याद किया जाता है। इसके साथ साथ ही जो गुरु गोविंद सिंह थे, इसके साथ ही अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे। क्या कोई बता सकता है सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या किसने की? इनकी हत्या हुई थी जैसे गुरु तेग बहादुर जी की हत्या हुई थी। जो औरंगजेब थे 9वें सिखों के गुरु, और पिताश्री जो गुरु गोविंद सिंह के थे, जो गुरु गोविंद सिंह गुरु 10वें हुए। तो उनकी याद में यहाँ समय समय पर जो है आपको त्यौहार वगैरह देखने को मिलेंगे। और होला मोहल्ला नामक त्यौहार की भी यहाँ पर प्रचलन में है, पर उसे इस नाम से नहीं यहाँ पर मनाया जाता है। उसकी तरह ही यहाँ पर जो सिखों का पवित्र त्यौहार है वो भी मनाया जाता है। अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जो कर्नल बेटी साहब है, कर्नल बेटी साहब ने क्या किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोगिंदरनगर से पहले एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है सकराहटी। ध्यान से सुनना, कौन सा गांव है? सकराहटी। सकराहटी मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सकराहटी गांव जो है, उस गांव की अगर हम बातचीत करेंगे तो सकराहटी गांव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जोगिंदरनगर जब बना तो इस सकराहटी गांव की वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ। एक्चुअल में जो हमारा शानन प्रोजेक्ट है इस सकराहटी गांव के आस पड़ोस में ही बना हुआ है। सकराहटी जो ये गांव है इसकी अहम भूमिका रहती है किसके मतलब किसको ख्याति प्राप्त करवाने के लिए? जो जोगिंदरनगर है, जो हमारे कर्नल बेटी साहब है वो क्या करते हैं 1922 के आस पड़ोस में एक उनके मन में विचार आता है। और ये सकराहटी गांव है, वहाँ पर एक ऊंची चोटी है जिसे बरोट की पहाड़ी या बरोट की चोटी कहते हैं। बरोट आपको गांव भी देखने को मिलेगा। आलू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ट्राउट फिश के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जो बरोट गांव है ये आप अगर बातचीत करेंगे तो ये जोगिंदरनगर से कुछ दूरी पर देखने को मिलता है। और ये जो गांव है यहाँ पर क्या है? एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम क्या है? बरोट। और इस बरोट की पहाड़ी से क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ से धारा निकल रही है उस धारा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। और ये जो धारा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसका नामकरण बाद में वो क्या करते हैं? उसी को उस शानन प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शानन प्रोजेक्ट की जो कल्पना की या जिसको बनाने मतलब जो नींव रखने का प्रयास किया वो कर्नल बेटी साहब जी है। इसके अलावा 1925 में मंडी रियासत के जो राजा जोगिंदर सेन है, राजा जोगिंदर सेन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये राजा जोगिंदर सेन के समय की बातचीत है जब हमारे जो ये कर्नल मतलब BC बेटी जी रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? भारत सरकार से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। उस वक्त जो भारत सरकार में ब्रिटिश सरकार है उनसे जब ये बातचीत होती है तो बातचीत के बाद वो इनको सहमत कर लेते हैं और शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो नींव है वो मतलब रखने का प्रयास करते हैं, मीन्स इसका कार्य आरंभ करते हैं। 1925-26 के आस पड़ोस में इसकी नींव रखी जाती है। और ये कौन है? ये जो हो हमारे BC कर्नल बेटी जी है वो ऐसा काम करते हैं। और उस वक्त मंडी के राजा कौन है? अगर हम बातचीत करें तो राजा जोगिंदर सेन है। मंडी के अंतिम राजा हुए, मंडी के क्या हुए? अंतिम राजा हुए। इनके टाइम में इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का क्या होता है? आपको
निर्माण होता हुआ दिखता है। तो शानन प्रोजेक्ट आपको अच्छे से पता चल गया। उसके बाद जो एक मैंने रेलवे बताया जो पठानकोट और जोगिंदरनगर रेलवे है, और ये एक नैरो गेज है। इसको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रेलवे ट्रैक होता है वो 3 तरह का होता है, नैरो होता है और ब्रॉड गेज होता है, और साथ में उसके बाद मीटर गेज भी होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। जो ये हिमाचल प्रदेश में चलने वाली जो सबसे लंबी रेलवे लाइन थी, और इसका जो निर्माण करता है वो मतलब निर्माणकर्ता की तरफ जो को ले जाने वाले जो व्यक्ति है वो BC कर्नल बेटी जी है। तो बेटी जी के प्रयासों से मंडी में ऐसा होता है। और ब्रोट किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? नंबर 1, हमने मंडी के बारे में सीखा। मंडी क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 मिनट के लिए रुकना, बीच में थोड़ा सा क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है, तो इसको ठीक करने दीजिए। हाँ, अब ठीक है। तो मंडी के बाद हमने BC जो बेटी है उनके बारे में देखा। हमने यहाँ से शानर प्रोजेक्ट के बारे में देखा। शानर प्रोजेक्ट, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या क्या की पॉइंट है। शानर प्रोजेक्ट देखा। अगर शानर प्रोजेक्ट के बाद हम बातचीत करें तो हमने बरोट और सकराहोटी गांव के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? बरोट, आपको अच्छे से पता है बरोट किसके लिए प्रसिद्ध है। बरोट के बाद आपने सकराहटी गांव के बारे में पढ़ा, और एक जो हमारी रेलवे लाइन आई, और रेलवे लाइन जो है उसके बारे में भी पढ़ा, रेलवे लाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। और मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 1 जो आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। वो आर्टिकल इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आई थिंक आप इससे कई चीज़ें सीख गए होंगे। और आप एक चीज़ ज़रूर पता करना कि जो हमारा शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट? शानन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट है, एक बात। और किसके अधीन है ये, मीन्स किसके अधीन का मतलब किस संस्था के अधीन है, कौन सी संस्था अभी क्या कर रही है कि इसको हैंडल कर रही है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ही दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के समय में राजा कौन था मंडी का, तो आपको वो भी पता चल गया। जोगिंदर सेन मंडी के राजा थे, और कर्नल जो हमारे क्या बोलते हैं BC बेटी जी हैं, वो इसके नींव रखने वाले व्यक्ति हैं। शानन के बाद जो उल चरण 2 मतलब जो है परियोजना शुरू होती है। कई बार जो ये शानन और साथ में जो उल 2 है, इसी को एक नाम से ही जाना जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। और बसी हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण भी उसके बाद होता है। ये भी मंडी में कुछ एक जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। आगे का जो आर्टिकल है इस तरह है, आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल को हम नहीं पढ़ेंगे, हाँ, पर जो आंवले का पेड़ होता है वो कहीं ना कहीं आंवला जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो आंवला होगा उसमें एक तो आपको विटामिन C देखने को मिलता है, ये अच्छे से याद रखना। और दूसरी बात ये सिट्रस फ्रूट है। तीसरी बात जो है आंवला जो है, आंवले का कई दवाइयों में प्रयोग होता है, दवाइयों में प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारी एरोमेटिक्स इंडस्ट्री है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसके साथ ही जो ये आंवला होता है, आंवले की बातचीत करें तो जो हमारा समशीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उस रीजन में ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा। और इसके पत्ते से लेकर जो इसका फ्रूट होता है उसका यूज़ होता है, कई औषधियाँ इससे बनती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा है और आर्टिकल हमारे पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अच्छे से रीड किया है। अगर आप रीड भी करना चाहोगे तो इसमें कुछ नहीं मिलना देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको त्वचा की मतलब की बातचीत की है, साथ में अगर इसको नहीं खाएंगे तो क्या क्या आपको हो सकता है, ये सारी की सारी बातचीत की है। पर ये वाली जो चीज़ है ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सामान्य ज्ञान में आपको रुपया क्या है इसके बारे में बताया हुआ है। तो सभी बच्चे अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो रुपया है ये क्या है, रुपया जो है ये क्या है। तो रुपया में अगर हम बातचीत करें तो पहले तो आपको इसको समझना कि रुपया क्या है। रुपया क्या है? रुपया का मतलब क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रुपया कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक रुपया कहेंगे। अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो इलेक्ट्रॉनिक जो रुपये है उसको हम क्या कहेंगे? रुपया कहेंगे। अब रुपये की जो वर्तमान में अवधारणा है, ये रुपये वाली अवधारणा क्या है?
इसको देखिए, ई रुपए वाली अवधारणा क्या है, जो हमारा रिजर्व बैंक है। आपको पता है कि आरबीआई जो है बैंकों के पापा है। आरबीआई क्या है, बैंकों के पापा है। ये अगर आरबीआई की बातचीत करें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, लाता है। इसके अलावा आरबीआई जो होता है, होता है, ये पूरे बैंकों को कंट्रोल करता है। आपका जो एसएलआर है, सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये सारी की सारी रेट्स जो है समय समय पर आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। इन टूल के माध्यम से जो आरबीआई है पूरी इकोनॉमी को मेंटेन करता है। और जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं, उसके जनक कौन है, मौद्रिक नीति को कौन लाता है, इसके बारे में अगर टाइम मिला तो डिटेल में पढ़ेंगे मौद्रिक नीति क्या होती है। पर मौद्रिक नीति को लाने वाले जो मतलब अथॉरिटी है वो आरबीआई होता है। तो आरबीआई आपको अच्छे से याद रखना, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में आप कई बार पढ़ चुके हैं और 1934 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया है। तो ई रुपया लाने वाला है। ई रुपया एक डिजिटल करेंसी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहेंगे हम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहेंगे। किसको, जो ये डिजिटल करेंसी ई रुपया। अब इसका अर्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। इस डिजिटल करेंसी का मूल्य क्या होगा, भौतिक मूल्य की तरह ही होगा। देखो, मान लो कि आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की, 1 रुपया उन्होंने करेंसी लॉन्च की, तो उसकी जो वैल्यू होगी आपके पास जो फिजिकल फॉर्म में 1 रुपया होगा उसके बराबर ही होगी। और उतनी ही देयता होगी, देयता का मतलब देनदारी होगी आरबीआई को, जितनी एक फिजिकल करेंसी की है। फिजिकल का मतलब आपके हाथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और उसका मूल्य भी उतना होगा, और इसको हर जगह स्वीकार किया जाएगा, मीन्स पूरे इंडिया में इसको स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही हुई है कि जो आपकी डिजिटल करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी जो होगी, इसकी जो वैल्यू होगी एक फिजिकल करेंसी, जिसको भौतिक करेंसी बोल रहे हैं, उसके बराबर ही होगी। और ये जो भौतिक करेंसी और साथ में ये जो डिजिटल करेंसी होगी, इसका मूल्य बराबर होगा। और दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो आरबीआई होगा। आरबीआई इसको अभी इशू करने वाला है। और इशू करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो डिजिटल करेंसी है उसको लाने से कहीं ना कहीं आरबीआई के ऊपर जो मनी का बर्डन होता है, जो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना हुआ दूसरा, उसके बिना मतलब बाधा के संचालित करना, ये किसका काम होगा, ये आरबीआई क्या करेगा, ऐसी बात कहेगा और ऐसा काम भी करने वाला है। इसके अलावा धारकों के पास कोई बैंक अकाउंट अनिवार्य नहीं है कि मान लो कि आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो आप ई रुपया जो ये करेंसी लॉन्च करने वाले हैं इसको जारी नहीं कर पाएंगे, मतलब इशू नहीं, क्या बोलते हैं, यूज़ नहीं कर पाएंगे। यूज़ आप कर पाएंगे, इसके लिए कोई भी बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में डिजिटल जो मीडिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ पर हो रहा है, उसके कोई 2 फायदे लिखे, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ई रुपया जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल का एक एग्जांपल है। और आरबीआई ने जो मार्केट में जो फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको कम करने के लिए और अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए क्या किया है, ई रुपया नामक जो ये परियोजना का क्या किया है, डेक्लेरेशन किया। अभी मतलब डेक्लेरेशन हुआ, अभी कब आएगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अभी कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट वन जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है, उसके बाद अन्य जो जीके के सेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जानते हैं। इसके अलावा ये जरूर बात याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कितनी विधानसभा के चुनाव हुए, तो 14वीं विधानसभा जो है उसके चुनाव हुए। साथ में आपको और एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपको पता है, कहाँ से हैं वो भी पता है, नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी लिखा हुआ है, एल्फ्रेड फ्रेडरिक पोलक हार्कोट। हार्कोट के नाम से याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखना ध्यान से। गार्टन कैसल की जब भी बातचीत आए तो ये शिमला में है। नंबर 1 आपको ये याद रखना क्योंकि लिखा हुआ शिमला में है। और इसे बनाने वाले जो जैकब, इसको याद रखना है, 2-3 पेपरों में पूछ चुके हैं, स्यूटन जैकब। हिमाचल प्रदेश में किस एकमात्र शख्सियत को टैगोर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आपको पता है गंभरी देवी, और ये बिलासपुर से है और लोकल सिंगर है। लोकल, ये जो हमारी हिमाचल संस्कृति है उसको क्या करती है, प्रचारित करने का
काम करती है। तो ये जो है बिलासपुर, और बिलासपुर के साथ साथ ही इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, इन्हें जो अवार्ड दिया गया है टैगोर सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कीर्तिमान किसके नाम है? तो आपको अच्छे से यहाँ पता है, हाल का ही ये क्वेश्चन है और इनका नाम आपके सामने है, ईशान किशन। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो ये जो है एक दिवसीय जो क्रिकेट की बातचीत कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का जो क्या बोलते हैं कीर्तिमान है अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह है कि जो दोहरे शतक के साथ साथ ही G20 आपको अच्छे से पता है, इसके बारे में मैं करंट में ही पढ़ा चुका हूँ कि जो G20 समिट है पहले इंडोनेशिया में हुई, जो बाली था वहाँ पर हुई थी 2022 में, और 2023 में भारत को इसका क्या मिला हुआ है, नेतृत्व करने का क्रेडिट दिया गया है। उन्होंने जो आपका लद्दाख वाला रीजन है उसको यहाँ पर समिट कराने की सोची है, और जो अतिथि देश है बांग्लादेश होगा, और इसके अलावा अन्य कई प्लेसेस को उन्होंने चुना हुआ है। इसमें कई ऐसे प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट की कैटेगरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनको वहाँ पर जो ये अतिथि होंगे अन्य जो देशों के, उनको यहाँ पर वो लेकर जाएंगे, और हमारे जो पीएम मोदी है इसकी भारत से अध्यक्षता करेंगे। रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरपोल होता है। थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अपराध होते हैं या जो मानव अधिकार होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है, और ये एक ऐसे मान के चलो कि विश्व स्तर पर एक पुलिस एजेंसी की तरह काम करता है। और रेड कॉर्नर नोटिस इसके द्वारा जारी किया जाता है। 1923 में इसकी स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया जो बियाना में स्थित है, ये इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा रेड कॉर्नर नोटिस तब जारी किया जाता है जब कोई मान लो कि फ्यूजिटिव है, फ्यूजिटिव का मतलब जो भाग कर भगोड़ा जिसको बोलते हैं, कहीं किसी अन्य देश में चला गया है, तो उसको वांटेड मीन चाहिए या उसने कोई अपराध किया है, इस आधार पर क्या किया जाता है, ये जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो उनके द्वारा इशू किया जाता है। किनके द्वारा? इंटरनेशनल जो पोल है उसके द्वारा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम बातचीत करें तो 21 जून इसका सही आंसर होगा, और 21 जून जो होता है वहाँ उस दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँ कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा है वहाँ पर 2014 में हमारे जो माननीय पीएम जी है, उन्होंने ये बात की थी कि 21 जून को क्या किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसके बाद भारत ने 2015 से ऐसा करना शुरू किया, और भारत पहला देश ऐसा बना था। ये भी आपको चीज़ें कुछ याद रखनी है। आगे इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अगर आपने अच्छे से पॉलिटी का चैप्टर 3 पढ़ा होगा, मतलब पार्ट 3 पढ़ा होगा, भाग 3, तो 32 में ये लिखा हुआ है, और 32 को ऐसा अधिकार दे के रखा हुआ है। 32 को ही हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। मैंने नहीं कहा, ये BR अम्बेडकर जी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास है, आपका राइट है ये, और भाग 3 में ऐसा लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन अगर हम बातचीत करेंगे तो 11वें क्वेश्चन में जो बातचीत लिखी है, तो नाथुला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं सिक्किम में। अगर आप बातचीत करूँ तो सिक्किम की जो पॉपुलेशन है पूरे भारत में सबसे कम है। सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है। यहाँ पर जब भारत आज़ाद होता है तो उससे पहले यहाँ चोग्याल डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सी डायनेस्टी? चोग्याल डायनेस्टी हुआ करती थी। और अगर आपको अच्छे से याद है तो 36 अमेंडमेंट जब होता है तो उसके तहत सिक्किम भारत का राज्य बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि सन में ये 36 अमेंडमेंट हुआ था? अगर अच्छे से पता है तो आप जल्दी से बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है 12वां, पद्मावत की रचना किसने की? तो मोहम्मद मलिक जायसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा नाम है, मोहम्मद सूफी याना में लिखते हैं मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी है। मोहम्मद जायसी लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में। तो ये मोहम्मद मलिक जायसी जो है ये इसकी रचना करते हैं, और इसकी रचना जो की गई है अवधी भाषा में की गई है। किस में की गई है? अवधी भाषा में की गई है। और पद्मावत जो है ये महारानी है चित्तौड़ के जो राजा है रतन सेन। मेरी बात ध्यान से सुनना, चित्तौड़ के राजा रतन सेन।
अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो राणा की फैमिली से ही है, और जो ये राणा परिवार था ये कहीं ना कहीं उस वक़्त राजस्थान में काफ़ी पनपा हुआ था। एक मतलब बहादुर फैमिली मानी जाती थी। तो इनके टाइम में क्या होता है कि अगर मैं आपसे एक बातचीत करूं तो यहाँ पर जो ये मोहम्मद मलिक जैसी है, तो इनकी जो पद्मावत है उसमें ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सिंघल द्वीप, आपको अच्छे से पता होगा सिंघल द्वीप किसका नाम है। सिंघल द्वीप, मैं सिंघल द्वीप की बातचीत करूं तो सिंघल द्वीप श्रीलंका को कहते थे पुराने समय में। किसको कहते थे? श्रीलंका। और श्रीलंका में को सिंघल द्वीप मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, बौद्ध ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसी बातचीत कही हुई है कि सिंघल द्वीप किसको कहते थे? श्रीलंका को कहते थे। वहाँ की जो महारानी है पद्मावती है, और घटना जो है ये मेंशन की गई है जो हमारी पद्मावत है उसमें। ऐसी एक कहानी है, कहानी में ये लिखा है कि जो पद्मावती थी उसने एक तोता पाल के रखा था, और तोता जो था, ध्यान से सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। तोता जो है पाल के रखा था और उस सुंदर था और काफ़ी प्यारा था, पद्मावती को काफ़ी इससे प्यार था। एक बार पद्मावती घर में नहीं, वो बाहर गई है और एक बिल्ली इस तोते पर कूद पड़ती है। तोता बच निकलता है और घर से बाहर निकल जाता है, एक ब्राह्मण के हाथ लगता है। और ब्राह्मण क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के राजा के पास जाता है और उसको बेच देता है। तो ये जो कहानी है, कहानी में क्या होता है कि कहानी का ट्विस्ट इस तरह है कि जो ये तोता है, ये तोता पूरी की पूरी कहानी जो है ये क्या करता है, जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन है उनसे कह देता है, और वो पद्मावती की जो सुंदरता थी उसका व्याख्यान भी करता है। तो जो ये रतन सेन है, ये जो तोते की सुनाई हुई कहानी है उसको सुनकर ही पद्मावती को देखने के लिए उत्तेजित हो जाता है, और इनके मन में उनके प्रति कई भावनाएं भर जाती है। वास्तव में अगर हम बातचीत करें तो रतन सेन शादीशुदा था, और फिर भी ये भावनाएं उत्तेजित होना लाजमी था। तो ये क्या करता है कि पद्मावती को ढूंढने का प्रयास करता है, कई अपने जो राज दरबार में लोग हैं उनको भेजता है। अंत में क्या होता है, वो मतलब उस तोते के माध्यम से सिंघल द्वीप पहुंचता है, और कुछ एक दुविधाओं की वजह, मतलब कुछ दुविधाएं रहती है, कुछ समस्याएं रहती है। बाद में शादी हो जाती है पद्मावती से। कुछ एक बीच में जो पोर्शन है छोड़ दिया है। जब शादी होती तो शादी होने के बाद उसके राजदरबार में एक व्यक्ति काम करता है। राजदरबार में जब व्यक्ति काम करता है तो उसकी अनबन होती है रतन सेन से, और भाग जाता है अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो क्या करता है, पद्मावती की जो सुंदरता है उसकी कहानी सुनाता है। जब ये सुंदरता की कहानी सुनाई जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते, आकर्षित हो जाते हैं पद्मावती के प्रति, और उससे शादी करना चाहते हैं। इसलिए वो चित्तौड़गढ़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और पद्मावती को कुछ टाइम तक ले भी जाते हैं, अपने राज दरबार में ले जाते हैं, और बीच में फिर छोड़ भी देते हैं। और इससे क्या होता है कि धोखे से जो रतन सेन है वो अलाउद्दीन खिलजी को हराते हैं, और बाद में अपने राज दरबार को वापस ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई, तो आपने पद्मावती को याद रखना है। जो पद्मावत है वो किसने लिखी है, तो रतन सेन, और जो यहाँ पर पद्मावती है उसकी राम कहानी यहाँ पर देखने को मिली। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ जिक्र आया, जो हिस्ट्री में एक ग्रेट पर्सनैलिटी हुए हैं। इनकी जो दाग और हुलिया प्रथा, और अगर हम बातचीत करें जो इनकी आर्थिक पॉलिसी थी पूरे विश्व में आज भी प्रसिद्ध है, और भारत में पहली बार आर्थिक पॉलिसी अपनाने वाला जो राजा है, कहीं ना कहीं आर्थिक नीति का जनक इसको कहा जाता है। दाग और हुलिया आपको अच्छे से पता है, इनके टाइम में आई आर्मी में सुधार के लिए ये स्टेप जो थे इन्होंने उठाए थे। तो ये जो है किस रानी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो ये रानी जो है पद्मावत है, जो पद्मावती है। और पद्मावत में जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ये अवधी भाषा में लिखी है, उसमें ये सारी की सारी कहानी सुनाते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये आपको अच्छे से पता होगा, 2016 में इसको स्थापित किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू हेलमेट क्या है, ये एक संयुक्त राष्ट्र का क्या होता है, शांति रक्षक दल होता है। अगर बीच में कहीं तनाव आ जाता है, परिस्थिति उल्टी हो जाती है, तो वहाँ पर ये शांति स्थापन करने के लिए इनको भेजा जाता है। तो शांति दूत इनको कहते हैं। जैसे हमारे रामायण काल में हम पढ़ें तो हनुमान जी को श्री राम जी कहाँ भेजते हैं,
लंका भेजते हैं, तो उसी तरह के ये अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं दिक्कत होती है तो जो हमारे यूएनओ है वो किसके माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है, तो ये जो ब्लू हेलमेट होते हैं इनके माध्यम से ऐसा काम किया जाता है। उसके बाद रोलेट गेरोस क्या है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को इस नाम से जाना जाता है, एक ये भी इसका नाम है। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन जो थे इसका हमने डिटेल किया। मेरे विचार से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छे से आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे जो यहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई हुई है कि चाय पत्ती से त्वचा की देखभाल। देखो चाय पत्ती से कैसे त्वचा की देखभाल होगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मतलब आर्टिकल है। थोड़ी सी यहाँ से हम कुछ एक चीज़ें सीखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बात बताइए कि जो आप घर में बैठे होते हैं ठंड के टाइम में, तो क्या आपने कभी चाय पी है? चाय एक पेय पदार्थ है, ये तो आपको पता होगा। पेय का मतलब है जिसे पिया जाता है। अगर हम ऋग्वेद काल में जाएं तो सोम रस होता था, सोम रस की बातचीत आती है। ये देवी देवता पीते थे और इसे बुरा नहीं माना जाता था, और ये शराब की तरह ही मान के चलो। अगर कलयुग में आते हैं तो कलयुग में क्या क्या पीते हैं, ध्यान से सुनना, और क्या लॉजिक देते हैं लोग, क्या लॉजिक देते हैं। आप सभी परिचित है इस बात से, पर फिर भी जो कलयुग की बातचीत की जाए तो थोड़े से नाम ध्यान से सुनना। शराब, शराब के बाद दूसरी बातचीत करूं तो दारू, इसी का नाम बड़े शान से लोग पीते हैं। भांग, चरस, अफीम, गांजा, ये कलयुग के क्या है, सोमरस से, और बड़े शान से लोग इसको पीते हैं, बड़े मजे से। फोर्सकेयर, बीड़ी, पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं। तो ये वर्तमान में क्या है, पेय पदार्थ है। उसमें से चाय और कॉफी का भी मतलब आपस में संबंध है। पर अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर एक आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। क्लैरिटी ये देखने को मिलेगी कि जो चाय है, चाय ठंड में ज़्यादा पीते हैं लोग, ठंड में ज़्यादा पीते हैं, और एक पेय पदार्थ है। अगर आपसे कहा जाए कि आप त्वचा की देखभाल में इसका उपयोग कर सकते हैं तो आप विश्वास करेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे। पर यहाँ पर एक बात बिल्कुल ज़रूर बोली है कि ठंड में चाय की पत्ती का उपयोग त्वचा देखभाल के लिए बेहतर हो सकता है। चाय की पत्ती एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्वों का उत्तम स्रोत माना जाता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक ये प्रूफ हुआ है कि जो चाय की पत्ती होती है वो क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट होती है। देखो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है इसके साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से स्किन केयर में चाय का उपयोग करके आप त्वचा की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। त्वचा की चमक भी बनी रहेगी, और स्किन केयर में चाय की पत्ती का उपयोग कितना लाभदायक है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो टोटके दिए हैं उसको तो आप देख सकते हैं, पर अगर आप किसी जो स्पेशलिस्ट है, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, उससे भी बात करेंगे तो वो भी आपको क्या करते हैं, ऐसी सलाह देते हैं। चाय की पत्ती को होममेड स्क्रब ड्राई करके आप ठंड में त्वचा पर आसानी से निखार पा सकते हैं। इसका यूज़ किया जा सकता है, और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाय की पत्ती को उबाल कर छान लें। अब चाय की पत्ती में नींबू का रस, शहद, गुलाब जल और बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं, और फिर 5 से 7 मिनट आप अगर इसको लगाते हैं तो क्या होगा, मतलब अपनी जो फेस है उस पर लगाइए, तो आपको क्या होगा, अपनी त्वचा थोड़ी सी निखरी हुई देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर बताया हुआ, पर अब हमें क्या सीखना है कि एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये सारा का सारा कुछ होता है। चाय में क्या होता है कि ये जो आपकी ड्राई वाली जो दिक्कत होती है, जो आपकी स्किन में स्किन फट जा रही है, तो उसमें क्या करती है, ये हेल्प करती है। अब जो आपको सीखना है यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, इसमें निकोटिन होता है। देखो निकोटिन कम मात्रा में होगा, निकोटिन, और इसके अलावा जो निकोटिन होता है तंबाकू में ज़्यादा होता है, पर चाय में आपको निकोटिन देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कॉफ़ी भी आपकी जो होती है चाय की तरह काम करती है, मतलब थोड़ा बहुत, और इसमें कैफीन होता है। तो कैफीन और निकोटिन क्या करता है, हमारे मन की जो थकान होती है उसको दूर करता है। पर लगातार अगर आप प्रयासरत रहते हैं, चाय ज़्यादा पी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। और चाय की जो खेती बाड़ी है, अगर हम पूरे भारत में बातचीत करें तो ये जो असम का रीजन है, और साथ में दार्जिलिंग का रीजन है, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, और साथ में पालमपुर मंडी, इस रीजन में क्या होती है, चाय की खेतीबाड़ी होती है। मुझे आप बताएंगे कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा चाय किस ज़िले में होती है, और पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय देखने को मिलती है, और चाय जो है किस प्रकार की खेती है, इसे किस
प्रकार की खेती में रखा जाता है और कौन सी मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ताकि आप अच्छे से क्या करें, इसके बारे में जान सकें। आगे देखिए, एक और आर्टिकल है कोई या नहीं है, पर आई थिंक सारे के सारे आर्टिकल मैंने कवर अप कर लिए हैं, यहाँ से छोड़ा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर कुछ बचेगा तो एक बार देखने दीजिए। तो आई थिंक जो ये गिरिराज था एक वीक का, वो हमने कवर अप कर लिया है। आप लोगों को कई चीज़ें नहीं पता चली होगी, और अगर जो पता थी उसकी आपकी रिवीजन हो गई होगी। तो एक बार बताइए, अगर आप ग्रेडिंग करना चाहें तो कितने नंबर दोगे? जितने भी बच्चे जुड़े हुए एक बार ग्रेडिंग कीजिए। तो अगर आप 5 में से नंबर देना चाहोगे तो कितने नंबर दोगे? और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ये जो सेशन था आपके लिए है। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितने भी बच्चे थे, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपने 6 बजे ही अपना दिन क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है, और इसका तात्पर्य ये है कि आपने औरों से कई आगे निकल गए हैं। तो अच्छे से क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। धन्यवाद। जय हिंद।